नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, जिनकी कल डेथ हो गई थी। वहीं अगर दूसरी बात करें, दूसरा टॉपिक है हमारे पास नीतीश कुमार, जो कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि शायद बिहार में कुछ भी हो सकता है। और तीसरी खबर ये है कि इंडिया अलायंस में अभी एक ऐसा मसला चल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब इंडिया अलायंस से कांग्रेस पार्टी को अलग करना चाहती है। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें मनमोहन सिंह की, तो एक शेर याद आता है कि वो शेर ये है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिस तरह से हम बात करें देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, तो वो हमेशा ही चुप रहते थे और उसी चुप्पी के साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े देश के लिए काम किए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल सुबह 10 बजे राजघाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लेकिन अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री बात करें मनमोहन सिंह जी की, तो राजकीय सफ़र को देखा जाए तो राजनीतिक सफ़र उनका ऐसा था कि 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे। यहाँ पर वो साल 1998 और 2004 के बीच विपक्ष के नेता की भूमिका में रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और फिर दूसरी बार 22 मई 2009 को दूसरी बार इस पद की शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर आने वाले पहले सिख नेता और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार नेता चुने जाने के बारे में था कि वो सबसे ज़्यादा 5 साल तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भी वो दूसरी बार भी चुने गए। वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मनरेगा योजना और आधार लाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह ने कभी किसी को गालियां नहीं दी, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कभी कोई झूठे दावे या वादे नहीं किए, कभी झूठ नहीं बोला, कभी राजनीतिक गंदगी में नहीं गिरे। लेकिन उन्हें ज़बरदस्त राजनीतिक गंदगी का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनका बहुत मजाक उड़ाया। और देश में जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उनका हर एक आप देखें तो जितने भी कॉमेडियंस थे उस दौरान वो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते थे, उनको लेकर के कई सारी बातें कही जाती। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है और ये कहा जाता है कि देश की सबसे इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आज उनकी डेथ हो गई। शायद इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश के लिए भी काफ़ी शोक का दिन है। और देखा गया कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ये मनमोहन सिंह, इनको लेकर सिर्फ देश ही नहीं पूरे देश में चर्चा होती थी। चाहे हम इनकी कार्यकाल को देखें, एक वक्त ऐसा था कि जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस वक्त इन्होंने देश के जो जीडीपी है उसको संभाला था। और अनेक ना जाने कितने काम हैं कि अगर इनके कामों को याद किया जाए तो शायद वो काम भी पीछे रह जाए। हमने देखा कि कैसे आरटीआई जैसे इन्होंने एक्ट बनाया। फिर हम मनरेगा की अगर बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मनमोहन सिंह ने इस देश के लिए किया और इसे अभी नहीं कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। और हमने देखा कि जब से इनकी मौत की खबर आई, कैसे लगातार चाहे पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो, सारे लोग जाकर वहाँ एम्स के पास मौजूद हुए। यहाँ तक कि देश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी गए। अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, लगातार सभी ने उनके हाल जानने की कोशिश की। वही अगर हम बात करें तो आज उनकी जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली के नेहरू मार्ग उनके आवास पर रखा गया है। अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पे राहुल गांधी पहुँचे, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुँचे हैं। और ख़बर ये आ रही है कि शायद कल सुबह 10 बजे तक उनकी जो पार्थिव शरीर है वो राजघाट पे दफन किया जाए, या धार्मिक जो सबकी अपनी अलग मान्यता होती है, पूरे राजकीय अंतिम संस्कार होती है। वही कहा यह भी जा रहा है कि शायद उनकी जो एक बेटी है वो आज शाम तक देश लौटें
उसके बाद ये सारी चीज़ें तय हो पाई। अगर हम आपने कहा प्रोटोकॉल की, तो हर जो वीवीआईपी होते हैं या फिर पूर्व प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी जो वीवीआईपी होते हैं या फिर प्रोटोकॉल जो होते हैं, उसमें ये है कि उनका जो अंतिम संस्कार होता है, उनका जो शव होता है वो तिरंगे से लपेटा जाता है। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी के साथ साथ जो जवान होते हैं वो भी प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ चलते हैं, मार्च करते हैं, और जो सशस्त्र बल होते हैं वो सारे लोग साथ होते हैं। वही देखा गया कि इनके गुजरने से सिर्फ देश ही नहीं, हम कह लें कि विदेशों में काफ़ी चर्चा हो रही है। काफ़ी जो मीडिया हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया हैं, उन्होंने भी इनको लेकर कई तरह की बातें की हैं। सभी ने अपनी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। और रात से ही देखा जाए तो इनके मौत की खबर आने के बाद जितने भी कार्यक्रम थे सारे रद्द कर दिए गए हैं, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। 7 दिन का शोक व्यक्त किया गया है। वही अगर हम बात करें छुट्टी की, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने और कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल वगैरह सभी सरकारी संस्थाओं में छुट्टी का ऐलान किया 1 दिन के लिए, लेकिन 7 दिन का पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया है। तो तमाम चीज़ें हैं, अभी भी लगातार चारों तरफ हलचल है। इनके शव को देखने के लिए फिर कह लें वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रात देखा गया कि जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो कैसे एम्स के बाहर लोगों की कतारें लग गई थी, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। हालांकि उसी वक्त आसपास की जो मेट्रो स्टेशन है सबको हाईलाइट पर रख दिया गया था। देखा गया कैसे CWC की कर्नाटका में बैठक चल रही थी, जो कि 100 साल बाद जो गांधी थे उन्होंने वहीं पे उस CWC की अध्यक्षता की थी। उसी को लेकर 100 साल बाद यहाँ पर कर्नाटका में जो कांग्रेस अपनी अध्यक्षता कर रही थी, उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। आज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आधा झुका दिया गया है। कांग्रेस ने भी अपने जो उसका जो पार्टी के जो सिंबल है या कह लें जो पार्टी का जो तिरंगा है उसको आज उन्होंने आधा झुका दिया है। तो तमाम तरह के अभी भी देखा जाए तो लगातार वहाँ पे लोगों का आना जाना जारी है। वहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी शरीर को हम देख लें, लेकिन अभी उनकी जो कल है जो उनकी शरीर उसको कल दफन किया जाएगा, या फिर कह लें कि आज शाम तक जब तक उनकी बेटी नहीं आती हैं तब तक ये तय नहीं किया जा सकता है कि कब तक उनको जो दफन किया जाए। अगर हम बात करें मीडिया की, तो देखा जाए कि सारे अखबार, हम यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान में अगर हम बात करें जो पीटीआई के जो नेता हैं फहद चौधरी, उन्होंने वो पीटीआई के नहीं है, वो दूसरी पार्टी में। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने काफ़ी शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने वीडियो जारी किया है। ट्विटर पर लिखा भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। भारत आज जिस आर्थिक स्थिरता का आनंद ले रहा है वह काफ़ी हद तक उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण है। चौधरी ने आगे कहा है कि उनका जन्म झेलम के गांव में हुआ, जो अब पंजाब यानी पाकिस्तान के चकवाल में पड़ता है। झेलम के बेटे डॉक्टर इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखा गया कि उस वक्त जो जीडीपी देश की थी, अगर उस वक्त मनमोहन सिंह ने स्थिरता नहीं लाई होती तो आज शायद देश की स्थिति और ख़राब होती। लेकिन उस वक्त उन्होंने, क्योंकि वो लगातार 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, देश के गवर्नर भी रहे, उन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी, प्रोफेसर भी रहे, तो तमाम आरबीआई के गवर्नर है, तो तमाम उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया। और उनके अंदर सबसे काबिलियत वाली बात ये मानी जाती है कि जिस तरह से वो सत्ता में रहे उसका कभी भी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। जो लाइन रेखा होती है पॉलिटिक्स की उसको उन्होंने कभी नहीं लांगा। यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से लगातार उन पर हमला किए भी जाते थे, लगातार विपक्ष हमलावर भी होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा और कभी भी अशब्द इस्तेमाल नहीं किया जिसको लेकर आज बहस की जाए या कभी विपक्ष ने उनको घेरा हो। हमेशा वो संतुलन बनाए रखे, अपनी मानसिक संतुलन के साथ उन्होंने विपक्ष को जवाब भी दिया। और कहा जाता है कि उनके शब्द ऐसे कड़े होते थे कि शब्दों से ही विपक्ष मार कर जाता था और उनको अपने शब्दों के जरिए अपमानित किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और विपक्ष में कोई भी हो उसका भी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देते थे। एक बार देखा गया कि संसद के अंदर कैसे 2 लोगों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई थी और कैसे दोनों तरफ से शेर व शायरी के जरिए आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। तो तमाम इन तरह के काम हैं जिसको लेकर आज ही नहीं, जब तक इस देश के लोग हैं, जब तक उनको जानते तब तक उनके कामों को, मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि देश में आज पूरे देश में शोक की लहर है और केंद्र सरकार ने 7 दिनों का शोक के लिए जो अनाउंस कर दिया कि 7 दिन राष्ट्रीय शोक रहेगा। इसमें कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे, जो सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वहीं बात करें तेलंगाना गवर्नमेंट में भी आज छुट्टी कर दी गई है और कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी छुट्टी कर दी आज के लिए और 7 दिन का शोक जो है वो जताया। वो हर मतलब जिस तरह से हम देखें केंद्र सरकार ने इसका ऑर्डर दिया, उसी तरह राज्य सरकारों में भी
ये चीज़ लागू होगी। लेकिन अगर हम बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबकी बातों को सुनते थे, उनका कोई मजाक उड़ाता था या उनके सामने कोई उनका अपोज करता था। मतलब जिस तरह से आज हम देखते हैं कि अगर सत्ता पक्ष है और कहीं ना कहीं विपक्ष अगर उस कोई भी बंदा उनके बारे में कुछ बोल रहा है तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह उनको सुनते थे, उसके बाद वन लाइनर जो कहा जाता है कि वन लाइन में जवाब देकर के चले जाते थे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि देश में जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब मनमोहन सिंह की जो डेथ हुई है उसको लेकर के सब अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारा फिल्म उद्योग है या फिर हम बात करें अपने क्रिकेट प्लेयर्स की, तो आज ऑस्ट्रेलिया और क्या बोलते हैं इंडिया का टेस्ट चल रहा है और इसमें भी आज इंडियन प्लेयर्स ने अपनी बाहों पे काली पट्टी बांधी हुई है। वो भी इसका वो भी इसके बारे में शोक अपना मतलब क्या बोलते हैं अपनी तरह से व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के भी कई सारे ऐसे क्या बोलते हैं अभिनेता हैं जिन्होंने अभी तक इनके बारे में बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और इनको जो कि एक सम्मान आप देख सकते हैं कि एक लीडर की डेथ हुई है और पूरा देश उनके लिए शोक क्या बोलते हैं शोक मना रहा है कि ऐसे एक इंटेलिजेंट पर्सन जो कि जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत नीचे से ले जाके वहाँ खड़ा किया था। और उन्होंने नोटबंदी के वक्त बोला भी था कि ये नोटबंदी जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी पे काफ़ी असर डालेगी। उससे जब नोटबंदी हो गई उसके बाद जब चीज़ें सही हुई तो उसके बाद ये चीज़ें नज़र आई कि उन्होंने जो कहा था वो मतलब सही कहा था। इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनकी जो खिदमात हैं जो भी उन्होंने क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट में दी हैं अपनी, चाहे वो जिस जिस पोस्ट पे भी रहे हैं उसको भी बाकायदा याद किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि आज सलमान खान का बर्थडे है और सलमान खान ने आज अपने टीज़र के लिए बोला था कि हम सिकंदर का टीज़र रिलीज़ करेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह की डेथ की वजह से उन्होंने अपने टीज़र को आज रिलीज़ नहीं किया। उनका टीज़र अब कल रिलीज़ होगा सिकंदर का। तो आप देख सकते हैं शाहिद कि एक ऐसे लीडर हैं जिनके लिए हर कोई कहीं ना कहीं गमगीन है, हर जगह पे ये गम नज़र आ रहा है कि एक देश के एक ऐसे लीडर की डेथ हुई है जिसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उसके बारे में इतना सब कहा गया, उसके बारे में पता नहीं क्या से क्या कहा गया, कितना मजाक उड़ाया गया, कुछ भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। लेकिन एक चीज़ और अब याद आती है कि वही एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2014 में आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए आपने कहा कि अभी एक ऐसे नेता की डेथ हुई है। मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता की डेथ नहीं हुई है, एक ऐसे इंसान की डेथ हुई है कि जो सबके दिलों पर राज करते थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के साथ जीटीपी को संभाला और 2 टर्म में प्रधानमंत्री रहते हुए कई तरह के उन पर आरोप लगाए गए। कहा यह भी जाता था कि कांग्रेस उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस काम को लेकर अड़ जाते थे वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो या कांग्रेस हो किसी के नहीं सुनते थे और देश में तमाम तरह की उन्होंने काम को अंजाम दिया जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप आज देखा गया कि आपने सलमान खान का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी फिल्म का जो ट्रेलर है उसको रिलीज़ करने से रोक दिया है। तो सिर्फ सलमान खान ही नहीं, हमने देखा कि क्रिकेट जो चल रहे हैं उन्होंने भी काले पट्टी से शोक व्यक्त किया है और भी जो यात्राएं चल रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की बात करें वो भी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी यात्रा को रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शख्सियत के सामने अगर इन सब चीज़ों करना तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वही अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, तो वो क्षण काफ़ी अजीब व गरीब था जब उनको अमेरिकी जो संसदीय है उन्होंने पूर्व पीएम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। उस टाइम देखा गया कैसे पूरा देश गर्व से झूम रहा था और ऐसे मनमोहन सिंह को वहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे कभी भुनाया नहीं जा सकता और अगर बात की जाए तो दिन और वक्त भी कम पड़ जाएंगे। अगर हम एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँ, जिस तरह आपने अभी बोला है, तो इंसान इंटेलिजेंट जितना भी हो लेकिन उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो रहन सहन होता है, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह आपने भी बोला कि वहाँ पे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, तो एक तो वो इंटेलिजेंट थे लेकिन उनका जो रहन सहन था बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोगों से बात करनी और कभी किसी को जवाब नहीं देना, बहुत कम बहुत कम बोलना। और एक मुझे याद आता है कि जिस तरह से हम देखते हैं राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन क्रिकेटर थे, उनको बोला जाता है कि वो जब कोई भी उनको स्लेजिंग करता था तो उसका जवाब बैट से देते थे। तो उसी तरह
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी आज जिनकी डेथ हो गई, मनमोहन सिंह जी, वो भी जो भी कोई जितना भी बोले वो अपने काम से उसका जवाब देते। देखिए, अगर अभी की जो पॉलिटिक्स चल रही है अगर उस पर गौर किया जाए तो शायद अगर प्रधानमंत्री इस वक्त अगर मनमोहन सिंह होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती कि जिस तरह से इस वक्त जो म्यार है पॉलिटिक्स की वो गिर चुकी है। लेकिन वही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे कि उस वक्त कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो ऐसी बयानबाजी नहीं हुआ करती थी। और शायद यही वजह है, यही उनके कारनामे हैं या फिर यही उनकी इंसानियत है या कह ले यही उनकी असल वजूद है कि जिसको लेकर आज देश ही नहीं पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ एजेंसी की बात करें, न्यूज़ की बात करें, तो उन्होंने भी अपने तरीके से उनके बारे में लिखा है। और सभी के बातों में कॉमन चीज़ ये है जो कि जीडीपी और वित्त मंत्री को रहते हुए, क्योंकि उस वक्त जब वो वित्त मंत्री थे उसके बाद भी काफ़ी दूर दराज तक काफ़ी वक्त तक उनके वित्त मंत्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश के जो दैनिक अखबार ढाका ट्रिब्यूनल है, उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि वह 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार थे। उन्होंने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता भी किया। ये लिखा है बांग्लादेश के अखबार ने। अगर हम बात करें ब्रिटिश मीडिया यानी बीबीसी की बात करें तो उन्होंने इनके निधन की जानकारी देते हुए लिखा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधार के प्रणेता मनमोहन सिंह का 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। सिंह ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री में से एक थे और उन्हें प्रमुख उदारवादी आर्थिक सुधारों का निर्माता माना जाता है। हमने कहा कि जीडीपी को लेकर जो उस वक्त वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, काफ़ी उन्होंने अहम रोल अदा किया था इस देश के लिए। वही अगर हम न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने हर कार्यकाल में वह अनिच्छुक राजा के तौर पर वर्णित किए गए। मृदुभाषी मनमोहन सिंह, जिनका गुरुवार को 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया, यकीनन भारत के सबसे सफल नेताओं में से थे। वह भारत का नेतृत्व करने वाले सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ओर ले जाने और करोड़ों लोगों को भयंकर गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। तो हमने देखा कैसे मनरेगा भी मनमोहन सिंह लाए। उस वक्त जो जीडीपी की हम बार बार इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी की अगर जीडीपी की बात की जाए, देश की आर्थिक स्थिति बहुत सही है। उस वक्त जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे तो कहा जाता था कि जीडीपी को संभाल लेना बहुत बड़ी चीज़ थी और वो मनमोहन सिंह ने करके दिखाया। और यही वजह है शायद कि हर अखबार ने ख़ास तौर पे गरीबी को और जीडीपी को दर्ज किया है। वही अगर हम पाकिस्तानी अखबार डॉन की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि शांत स्वभाव वाले मनमोहन सिंह यकीनन भारत के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ओर ले जाने और करोड़ों लोगों को भयंकर गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो देखा गया कि अभी हम देखें कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं उन्होंने कैसे मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है। और आज यकीनन मनमोहन सिंह का चले जाना इस देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है कि मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा मिलने बहुत मुश्किल हैं। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है तो ज़रूर भारत की अभी जो हालात हैं वो शायद बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, प्रधानमंत्री कार्यकाल खत्म होने से पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। हालांकि उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन सब चीज़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ उनके पास ये थी कि वो शांत रहते थे और कहीं भी अगर वो विदेश यात्रा पे जाते थे तो वहाँ से आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में, उसी तरह अगर हम देखें तो देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही। इसी वक्त बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी यात्रा को रोक दिया है, कैंसिल कर दिया। वहीं बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय है। अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें, आरजेडी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी से नाता तोड़ लेती है तो वो एक बार फिर उनके साथ राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद से नीतीश के पलटने को लेकर सवाल उठे हैं। जिस तरह से अभी पहले कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि नीतीश कुमार ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, और जिस तरह से जब वो यात्रा निकाल रहे थे उससे पहले एक पोस्टर वायरल किया गया था जिसमें लिखा था कि मतलब सबकी पुकार नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार को ही लेकर के वहाँ बात चल रही थी। और जिस तरह से हम बात करें एनडीए में, वहाँ पे एनडीए की सरकार है और बीजेपी के ही लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे हैं वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट में, और डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन सीएम जो है वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार
जब देखते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे मुझे सफोकेशन हो रहा है तो वो सफोकेशन को दूर करने की वजह से किसी और मतलब वहाँ से अलायंस तोड़ के कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ भी कहा जाए, नीतीश कुमार जब तक बिहार में हैं या जब से बिहार में हैं, बिहार का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम जारी है। वो बात अलग है कि जॉब्स की थोड़ी मारामारी है, वहाँ के लोग ज़्यादा बाहर हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा, इसी वजह से हर एक इंसान को कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम नहीं मिल पाता है। लेकिन जिस तरह से अभी गाड़ी चल रही है बिहार गवर्नमेंट की, उसमें कुछ ऊंच नीच तो आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग या फिर अगर वहाँ की अपोजिशन पार्टीज भी कह लें तो उनका भी यही कहना होता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आया। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में ये मामला और तब से तूल पकड़ लिया है जब से वहाँ पे लगातार एक तरफ जो नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकले हुए हैं, वही दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार उन पर हमलावर है और उनको ये कह रहा है कि बीजेपी उनको कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रही है। ये मामले और जब तूल पकड़ लिए कि जो पूर्व जो ये स्वर्गीय अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी जब 100 वर्ष की जो उनकी जन्मदिन है वो मनाई जा रही थी, तो बिहार में वहाँ के जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ये बयान दिया, सम्राट चौधरी नहीं, दूसरे उन्होंने दिया कि ये यहाँ पे उनकी आत्मा पूरी तरह से या फिर हम कह लें पूरी तरह से जब भाजपा की सरकार बिहार में आ जाएगी तभी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जो अभी हम ये योजना चला रहे हैं वो पूरी तरह से सफल होगा। इस बयान के बाद से वहां पे बिहार में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या जिस तरह से बीजेपी अभी वहां पे शेडमैन उसके खुद नेता बयान दे रहे हैं कि आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि वहां पे अगर बिहार में बीजेपी सरकार आ जाती है तब जाकर यहां अटल बिहारी वाजपेयी की जो है मनोकामना पूरी होगी या फिर जो हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वो पूरी होगी। इसके बाद ये कयास लगाने जाने लगे कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर सीटें बीजेपी की ज्यादा आती है तो वहां के मुख्यमंत्री को चेहरे को बदल दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखा गया महाराष्ट्र में कैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री दिया गया, उनकी सीटें कम थी। तो अब उसी का रोड मैप को देखते हुए बिहार में ये नतीजा माना जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में अगर बिहार में भी बीजेपी की सीट ज्यादा होती हैं और जेडीयू की सीटें कम होती है तो नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि इन दावों को लगातार बीजेपी खारिज करती रही है और लगातार उनका यही कहना है कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, है और रहेंगे। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि देखा गया कि कुछ दिन पहले जब अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि वो विधायक दल के जो घटक नेता हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने इस पर साफ तरह से जो बात करने से इंकार कर दिया कि क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। तो तमाम तरह के दावे हैं और वही इसी बीच लालू यादव के जो करीबी काफी एक विधायक है जो काफी करीबी उनके बताए जाते हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। और अगर हम राजद की बात करें तो लगातार राजद की तरफ से यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खड़े हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो लगातार यही कहते हैं कि वो हमारे चाचा हैं। तो अभी बिहार की जो राजनीति है उसकी सुगबुराहट तेज हो चुकी है और इसका एक और नतीजा ये भी है कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा निकाली हुई है और उस यात्रा में उन्होंने जो पोस्टर बैनर लगाया उसमें साफ दिखाने की कोशिश की है कि हम हैं तो नीतीश कुमार ही, वो पक्ष हो या फिर उनके विपक्ष हो या सत्ता दल के जो उनके घटक दल की जो पार्टी है उनकी हम बात करें तो अभी जिस तरह से बिहार की जो राजनीति चल रही है उसमें काफी उठापटक देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बयान देकर और जो उन्हीं के घटक दल के नेता जो जेडीयू है उनको और चौंकाने वाला बयान दे दिया है और इसको लेकर बिहार की राजनीति और तुर पकड़ ली है। और इसका खासा असर एक ये भी है कि जिस तरह से अभी बिहार में लगातार बीपीएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर जो पुलिस प्रशासन जो लाठीचार्ज की है उसको लेकर भी बिहार का जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। और अभी जेडीयू और बीजेपी में सच में कुछ ज्यादा ठीक नहीं दिख रहा और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेडीयू शायद बीजेपी से अलग होकर और राजद से सरकार बना ले। बिल्कुल, जिस तरह से हम क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने हैं और बिहार में 2025 में ही अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं शायद, और उसके बाद फिर ये है कि जिस तरह से बीजेपी का रवैया अभी महाराष्ट्र में रहा है, शायद कि महाराष्ट्र में जिस तरह आपने भी बोला कि एकनाथ शिंदे को वहाँ से मुख्यमंत्री पद को हटा दिया और फिर वहाँ पे अपनी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार को भी ये एहसास है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको जब भी ऐसा एहसास हो जाता है कि बीजेपी से जब वो एनडीए में रहते हैं कि बीजेपी वाले या बीजेपी के जो आला कमान है वो ज़्यादा उनके कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं या उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस में भी अभी कुछ सही नहीं चल रहा है।
हालांकि कल जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, उसके बाद हर एक लीडर ने उनके लिए संवेदना व्यक्त की है। लेकिन वहीं एक खबर ये भी है कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को हटाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो उसने दिल्ली में जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है उसकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। अजय माकन ने कमेंट किया था, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अजय माकन को हटाया जाए कांग्रेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठीक ठाक युद्ध चल रहा है। और जिस तरह से अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं है, उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कब कौन सा गेम खेल रहा है इसका कोई पता नहीं। और जिस तरह से कल भी हमने डिस्कशन किया था कि बीजेपी के एक लीडर हैं जो कि पैसे बांट रहे थे, आतिशी ने बोला कि मतलब ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रही हैं। लेकिन इस तरह से कल जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस से अलग हो जाए। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि जो क्या बोलते हैं मतलब वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी क्या बोलते हैं हम इसकी बागडोर संभालने को तैयार हैं। उसी अगर उससे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये बोला था कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने हिसाब से इसको क्या बोलते चलाना चाह रही है। वहीं फिर जब ममता बनर्जी ने बात बोली थी तो फिर लालू यादव ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन अब सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में अभी भी एक वो मचा हुआ है कि इसका मतलब जो इसकी कमान है वो कौन संभालेगा। देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो कांग्रेस है और आप है, हालांकि इंडिया गठबंधन का अलायंस तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखा गया जैसे हरियाणा में लोकसभा तक ही मुझे लोकसभा हरियाणा में भी उन्होंने अलग कर लिया, पंजाब में भी इलेक्शन अलग लड़े। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जासूसी का आरोप लगाया है। पंजाब में उनकी सरकार है, उनका ये कहना है कि पंजाब जो पुलिस है उसके ज़रिए वो जासूसी कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे बीजेपी की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार उन पर आरोप लगा रही है। तो इन तरह के तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखें कि आज देश में शोक की लहर है और हिंदुस्तान ही नहीं बाकी हर एक मुल्क के ज़्यादातर लीडर्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनकी फैमिली के लिए सतावना दी है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको जा करके वहां पर श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए काफ़ी सारी बातें कही हैं। और राष्ट्रीय जो आरएसएस है उसके तरफ से भी मनमोहन सिंह को लेकर ट्वीट मैसेज आया है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। संघ ने कहा है कि मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश दुखी है। मनमोहन सिंह के देश के सर्वोच्च पद को शोभित किया जी, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह हर एक इंसान हर एक पार्टी के लिए एक ऐसे लीडर थे जिनके जो हर एक इंसान की बात सुनते थे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें निकल के आती थी उसके बारे में बोलते थे। तो जिस तरह अभी जो न्यूज़ आ रही है कि कल सुबह 10 बजे राजघाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी बेटी कब तक वापस आती हैं, जब बेटी वापस आ जाएंगी उसके बाद ही आज शाम तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि शायद आज शाम तक उनकी बेटी जो है विदेश में वो देश लौटे, उसके बाद ही अभी तक जो खबरें सामने आई कि कल 10 बजे उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज शाम तक उनकी बेटी के आने के बाद वक्त एग्जैक्ट तय हो पाएगा कि 10 बजे या 11 बजे कब उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी उनका इस तरह से चले जाना देश के लिए काफ़ी शोक है। बिल्कुल सही बात है और कि सारे जो पक्ष हैं विपक्ष के जो सारे नेता हैं वो लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं और वहाँ पे उनको देखने के लिए उनसे मिलने के लिए जो उनके चाहने वाले हैं लगातार उनके कतारें वहाँ पे लगी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है कि देश के एक ऐसे लीडर की डेथ हुई है जो कि जिसने देश को एक बहुत नीचे स्तर से ले करके आया, जो कि आर्थिक स्थिति हमारी उस वक्त इतनी ख़राब थी, तो देश का जो भी गोल्ड था वो रखा, उसके बाद वहाँ से कहीं ना कहीं अपने लिए और क्या बोलते हैं रास्ते खोले। तो जाहिर है कि देश के जितने भी लीडर्स हैं उनको इस बात
कि इस बात का पता तो ही है, चाहे वो पक्ष में विपक्ष में हो, लेकिन फिर भी सबको आज के दिन पॉलिटिक्स से हट करके एक इंसान के लिए अपनी बात करनी चाहिए और एक इंसान के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शायद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।